नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे चैनल यूट्यूब एएनएम कार्नर में। आज हम ज्योग्राफी के 5वें पार्ट की बात करेंगे, जिसमें हमारी आपसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा होगी। अगर आपके लिए सूचना है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जहां से हो अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े और हम और भी अच्छे वीडियो लेके आएँ और भी अच्छा एफर्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसमें हम ज्योग्राफी के सुपर फास्ट रिवीजन की बात कर रहे थे। ये क्रैश कोर्स स्पेशली आरओ, एआरओ और समीक्षा अधिकारी के लिए और बीईओ के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए ये बनाया गया है। तो आज हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक में। सबसे पहले हमने जो बात की थी आज के पहले, उसे आपने देखा होगा कि हमारी अब तक चर्चा हुई थी भारत के प्रादेशिक प्रदेश के बारे में। हमने बताया था भारत के प्रादेशिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें आपका एक विशाल हिमालय का क्षेत्र था और दूसरा क्षेत्र था गंगा का और सिंधु का जो मैदान है, ये वाला इलाका था, और तीसरा हमने बताया था रेगिस्तानी क्षेत्र, और चौथा प्रायद्वीपीय भारत जो इसके नीचे वाला हिस्सा है। ये 4 बातें हमने आपको बताई थी। 4 बातों में हमारी जो डिस्कशन, हमारी जो चर्चा हुई थी, उसमें हमने एक भाग में हमारा हिमालय की चर्चा हो चुकी है, दूसरे हमने सिंधु और गंगा के मैदान में अब तक के वीडियो में चर्चा की। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो रेगिस्तानी क्षेत्र है। लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्र में जो अपना थार है, थार का मरुस्थल, इसके लिए हम अगली वीडियो पे लेके आएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपसे ये बात करेंगे कि मरुस्थल होते क्या हैं, मरुस्थल की विशेषताएं क्या होती हैं, कौन कौन से फीचर होते हैं जिनकी वजह से मरुस्थल को मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज देखिए, अगर हमने देखा आपको इस पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाया कि हमारी बात हो चुकी थी इस तंत्र के बारे में। ये है सिंधु नदी तंत्र, जिसने आपको बताया था कि इसकी जो क्रम की नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, और साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताई थी कि ये जो इनके उद्गम स्थल कहाँ कहाँ पे हैं और एक इनके कहाँ पे बह गिरती है अरेबियन सी में। इसके बाद हमारी जो चर्चा हुई थी आपसे, आप देखें अब इन टॉपिक को, जितनी हमने उस टॉपिक को समराइज रूप से अगर देखें तो अपने टेक्स्ट के माध्यम से यहाँ देखेंगे अपनी पीपीटी में। सबसे पहले हमने आपसे 4 क्षेत्रों के बारे में बात की थी, जिसमें पहला भारत के प्रादेशिक प्रदेश में हमने बात की थी हिमालय क्षेत्र के बारे में। इसमें आपसे हमने बात की थी ट्रांस हिमालय की, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इन चारों की हमने डिटेल में आपसे बातें की थी। उसके बाद हमने बात की थी गंगा और सिंधु के मैदानी भाग के बारे में, और यहाँ पे हमने आपसे एक वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात की, दूसरे वीडियो हमने बात की गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज हम बात करेंगे रेगिस्तानी क्षेत्र, और उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत। हमारा लक्ष्य है कि आपको इन्हीं चारों टॉपिक को कवर करते हुए पूरे भारत के भूगोल की चर्चा हो जाए, और जो चीज़ें बच रही हों उसको हम अलग से देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आप देखिए कि रेगिस्तानी क्षेत्र क्या होते हैं, पहले आपको ये जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि रेगिस्तानी क्षेत्र क्या होते हैं, कि क्या विशेषताएं हैं। देखिए, सबसे पहले रेगिस्तानी क्षेत्र को आप समझने के लिए ऐसे क्षेत्र होते हैं, आपको ये जानना होगा कि ये इनके जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। इनको डिसाइड करने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिनके आधार पर हम डिसाइड करते हैं। पहला आपका है टेम्परेचर, और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है वर्षा। इन दोनों के आधार पर इनको डिसाइड किया जाता है, और इनके भी पहले एक फैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका वर्षण। एक स्पेस वर्ड है वर्षण, या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, जिसमें वर्षा शामिल होती है। वर्षा के अन्य कोई भी ऐसा फॉर्म जिसमें जल जमीन पे आता हो, सतह पे आता हो, वो होता है। यानी बाष्पीकरण और वर्षा का गेम होता है कि कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय होगा, कौन सा क्षेत्र आर्द्र होगा और कौन सा अर्ध शुष्क होगा। ये पूरा इसी का गेम है। तो आज हम बात करेंगे आपसे कि कौन से, अच्छा पहले हमारी डिफिनीशन आपको परिभाषाएं दी कि मरुस्थल होते क्या हैं। देखिए, मरुस्थल को समझने के लिए आपको हम एक मरुस्थल का चित्र दिखाते हैं। ये आप जो पीपीटी देख रहे हैं, ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर आप देखें तो मरुस्थलीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्षा और प्लस हिमपात ये दोनों मिलाकर उस क्षेत्र का जो वाष्पीकरण होता है, जो वाष्प जितना बनता है, ठीक है, उससे ये कम होता है। यानी जितना वाष्प बनकर उस क्षेत्र से जल उड़ रहा है, उससे कम वर्षा या हिमपात उस क्षेत्र में हो रही है।
अगर ऐसी स्थिति कहीं पे क्रिएट होती है, बनती है, तो वो आइडियल स्टेट होगी आपके मरुस्थल के निर्माण के लिए। ऐसी स्थितियाँ मरुस्थल के निर्माण के लिए एक कारक, सबसे बड़े और एक कारण के रूप में सामने आती है। दूसरी से अगर बात करें तो आप देखेंगे इस आधार पे, अगर वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पे देखा जाए तो हमारे सामने 3 कंडीशन सामने आती है। पहली जो सामने आएगी कि पहली स्थिति ऐसी होगी कि जिसमें आपको देखेंगे हम पहले में आपके पास होगा जहाँ पे हम वाष्पीकरण जो वाष्पीकरण होगा वहाँ वो कम होगा और वर्षा अधिक होगी। यानी पहली स्थिति जहाँ पे वाष्प कम बन रहा है और वर्षा अधिक हो रही है, ये क्षेत्र जहाँ पे वर्षा अधिक होगी वो क्षेत्र आर्द्र बनेगा, वो क्षेत्र आर्द्र भूमि के रूप में विकास होगा। इसके उदाहरण के तौर पर आप विषुवतरेखीय क्षेत्र को देख सकते हैं। विषुवतरेखीय जो क्षेत्र है वहाँ पे वाष्पीकरण होता तो है लेकिन उससे ज़्यादा वर्षा होती है। अब वर्षा अगर ज़्यादा होगी तो वो क्षेत्र आर्द्र रहेगा, नम रहेगा। आप देखेंगे कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा, 250 सेंटीमीटर से के आसपास वर्षा विषुवतरेखीय क्षेत्रों में होती है और यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं उनका नाम है सदाबहार वन। ये पहली स्थिति थी। दूसरा कंडीशन कौन सा है? दूसरे कंडीशन को समझ लेना होगा। पहला कंडीशन हमने आपको क्या बताया? पहला कंडीशन ये था जहाँ पे वर्षा अधिक हो, किससे? वाष्प जो बन रहे हैं उससे। दूसरी कंडीशन क्या है कि वर्षा की जो मात्रा है, जो वर्षा है, ये या अधिक हो या बराबर हो, किसके? वाष्प के। अगर जितना वाष्प बन रहा है उतनी ही वर्षा हो रही है या उससे थोड़ी बहुत अधिक वर्षा हो रही है तो वो क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्र के रूप में डेवलप होगा। किस क्षेत्र में? नाम लिखते हैं अर्ध शुष्क। कि ना ही वो क्षेत्र नम होगा, ना ही वो क्षेत्र मरुस्थल के रूप में विकास होगा, और यानी वो क्षेत्र कैसा होगा? अर्ध शुष्क क्षेत्र के रूप में विकास होगा। यहाँ पे जो एवरेज वर्षा देखी जाती है वो 25 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक देखी जाती है। यानी कितना? 25 से लेके 50 के बीच में जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वर्षा होती है। कौन सा? मिलीमीटर नहीं, सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में देखेंगे तो 250 से लेके 500 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। कहाँ पे? जहाँ पे वाष्पीकरण और वर्षा लगभग बराबर होती है, इक्वल होती है, वहाँ इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर आगे चले हम, तीसरी कंडीशन की जो बन रही है हमारे पास, तीसरी कंडीशन हमारी बन रही है कि अगर वाष्पीकरण यानी वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा हो, किससे? वर्षा से, तब क्या स्थिति बनेगी? तो ऐसी स्थिति मरुस्थल के लिए जिम्मेदार होगी। यही स्थिति मरुस्थल के लिए आइडियल होगी। क्या बनेंगे ऐसे में? ऐसे में बनेंगे मरुस्थल, और ये मरुस्थल के बनाने के लिए आदर्श स्थिति है। मरुस्थल की अगर विशेषताओं की ही पे हम बात करें तो आपको हम बताएंगे कि मरुस्थल की कौन कौन सी 3 हमने कंडीशन बताई। तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, जबान पे होनी चाहिए। पहली कंडीशन थी कि वर्षा, यानी जो आपको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ये जो वर्षा है और आपका वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण को हम वा लिखते हैं और वर्षा, ठीक है। यानी पहली कंडीशन थी कि जो वाष्पीकरण है उसमें वर्षा ज़्यादा हो रही है, वाष्पीकरण कम, तो ये क्षेत्र कैसा बना था? आर्द्र। दूसरी स्थिति कि जो वर्षा है वहाँ पे दोनों और वाष्पीकरण दोनों एक दूसरे के बराबर थे, तो ये क्षेत्र कैसा बना था? अर्ध शुष्क, यानी न ही आर्द्र था न ही ये मरुस्थली था। अगर तीसरी स्थिति देखें तो तीसरी स्थिति में जो वर्षा है ये वर्षा की मात्रा कम हो जाती है वाष्पिक से, यानी वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा, वर्षा कम बन रही है, तो ये स्थिति आपके डेजर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मरुस्थल के लिए जिम्मेदार है। ये तीनों स्थितियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ आपको मरुस्थल की विशेषताओं के रूप में देखिए कि मरुस्थल की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए जो मरुस्थल होते हैं यहाँ पे जो वर्षा होती है ये वर्षा 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वर्षा जो होती है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ये बहुत कम होता है, नगण्य के आसपास होती है। लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या होती है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा कम होती है और अनुकूल स्थितियाँ नहीं होती, इसलिए जो यहाँ पे जनसंख्या डेंसिटी होती है बहुत कम होती है, विरल होती है, ठीक है। आगे देखिए जो जल स्रोत होते हैं, जो वाटर रिसोर्स होते हैं बहुत कम होते हैं, और इस क्षेत्र में वाष्पीकरण की घटनाएं बहुत तेज़ी से होती हैं।
ये आपकी विशेषताएं थी किसकी? मरुस्थल की स्थितियों की। लेकिन अगर देखें तो मरुस्थल कितने प्रकार का होता है, क्या मरुस्थल के बनने की स्थितियां कितनी हो सकती हैं? तो मरुस्थल अगर आप देखें तो मरुस्थल जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला मरुस्थल कौन सा होता है? पहला होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, यानी ऐसा मरुस्थल जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनता है, 20 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य बनता है। दूसरा मरुस्थल उपोष्ण होता है। उपोष्ण मरुस्थल ये देखेंगे 30 डिग्री 35 डिग्री के बाद उच्च अक्षांशों में बनेगा, 35 डिग्री के बाद से लेकर 66। और तीसरा जो होता है ये शीतकटिबंधीय मरुस्थल है। कैसा है? शीतकटिबंधीय या ध्रुवीय क्षेत्रों वाले मरुस्थल है। ये 3 तरह के मरुस्थल आपके सामने आएंगे। यानी एक चीज तो स्पष्ट हो गई, बहुत ही स्पष्ट सामने आए कि जो मरुस्थल होते हैं उनके लिए केवल एक ही टेम्परेचर ही जिम्मेदार होता है, लेकिन केवल टेम्परेचर का अधिक होना ही जिम्मेदार नहीं होता। यानी आप यहाँ पे देखें कि अगर टेम्परेचर है कहीं पे बहुत ज़्यादा है और कहीं पे कम है, यानी स्थिति देखिए, जो 30 डिग्री से अधिक ज़्यादा टेम्परेचर जो होगा वहाँ पे गर्म मरुस्थल का निर्माण होगा। 30 डिग्री से अधिक टेम्परेचर जहाँ होगा वहाँ पे गर्म मरुस्थल का निर्माण होगा। लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कहीं 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है तो वह स्थिति आपके शुष्क या ठंडे मरुस्थल के लिए जिम्मेदार होगी। यानी मरुस्थल के 2 प्रकार हमने देखे, बनने के आधार पर। कौन कौन? टेम्परेचर के आधार पर 2 देखा, एक गर्म और एक ठंडा। लेकिन क्षेत्रों के आधार पर हमने आपको 3 दिखाए। कौन सा? एक उष्णकटिबंधीय, एक उपोष्ण और एक शीत क्षेत्र वाले। ये 3 आपने देखे। तो इनके टाइप के आधार पे आपने देखा। आइए इतनी चीज़ें हम आपको पीपीटी के माध्यम से देख लें, जिससे थोड़ी सी चीज़ें आपकी फैक्ट पे पकड़ हो जाए। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वर्षा या हिमपात का योग वाष्पीकरण से कम होता है। दूसरी चीज, वाष्पीकरण और वर्षा का जो अंतर होता है, ये क्षेत्र अगर वाष्पीकरण ज़्यादा हो रही है और वाष्पीकरण और वर्षा में वर्षा ज़्यादा हो रही है, वाष्पीकरण कम हो रहा है, तो ये क्षेत्र आर्द्र होगा। लेकिन अगर वाष्पीकरण और वर्षा का रेशियो दोनों बराबर है तो ये क्षेत्र अर्ध शुष्क होगा और यहाँ पे 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास, अगर 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो रही है तब। लेकिन अगर वाष्पीकरण और वर्षा में वाष्पीकरण ज़्यादा है तो ये क्षेत्र मरुस्थल के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हमने बताया कि टेम्परेचर के आधार पर 2 तरह के मरुस्थल होते हैं, एक गर्म और शुष्क। लेकिन क्षेत्र के आधार पर देखें, अक्षांश के डेवलपमेंट के आधार पर तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं और एक मरुस्थल है शीतकटिबंधीय। हमने ये बताया कि वर्षा मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, जनसंख्या यहाँ का विरल होता है, जल के स्रोत की कमी होती है, वाष्पीकरण यहाँ पे अधिक होता है। इतनी चीज़ें आपको हमने बताई। अब आप यहीं पर कुछ रोचक तथ्य और भी जान लें जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, जो जनसंख्या, जो पृथ्वी का पूरा भूभाग है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग ठंडे और गर्म मरुस्थल दोनों मिलाकर घिरा हुआ है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जो रेत होती है ये जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। इसकी वजह से आप देखेंगे तो इनके जो तापांतर होता है, एक वर्ड है तापांतर, है ताप में अंतर, कि जो तापांतर होता है ये तापांतर बहुत अधिक होता है। यानी दिन के समय आप देखेंगे, दिन के समय तो जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। दिन के समय जो टेम्परेचर होगा ये बहुत अधिक होगा, लेकिन रात के समय ये टेम्परेचर बहुत कम होगा। अगर गर्म मरुस्थल में देखें तो दिन में आप देखेंगे हो सकता है टेम्परेचर 39 डिग्री हो जाए, 38 डिग्री हो जाए, 40 हो जाए, 45 हो जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम टेम्परेचर का कितना हो गया, मान लेते हैं 40 डिग्री वहाँ पर टेम्परेचर है, 40 डिग्री। और दूसरी क्षेत्र रात में हम देख रहे हैं, रात में अगर देखें तो रात में टेम्परेचर हो सकता है 6 डिग्री 10 डिग्री के आसपास हो जाए। तो यहाँ पे जो तापांतर का अंतर है वो 30 डिग्री के आसपास होता है। इतना ज़्यादा तापांतर बहुत कम क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पे एक चीज़ और जाने कि रेगिस्तान जो आपका एक एग्जाम्पल है, जो सहारा रेगिस्तान है, ये गर्म रेगिस्तानों में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और एक रेगिस्तान का नाम और आपको बताते हैं, आटाकामा। अभी आपको हम आगे दिखाएंगे इन सबों की मैप में। आटाकामा जो मरुस्थल है ये मरुस्थल संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तीसरी चीज़, विश्व के सबसे जो घना यानी जहाँ पे ऐसा मरुस्थल जहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है आपका भारत का थार मरुस्थल। ये भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में विकसित है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ और जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि जो
मरुस्थल होते हैं, इनका निर्माण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ही क्यों होता है, इसकी चर्चा अभी आपसे करेंगे हम। लेकिन उसके पहले आप एक मैप देख लें, एक मैप देख लें। देखिए ये मैप आपके सामने है, इसमें मरुस्थलों की लिस्ट दी हुई है हमारे सामने। इन लिस्ट को हम देखेंगे। सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे कि मोजावे मरुस्थल को देखिए। ये मोजावे मरुस्थल है, उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। ये मोजावे मरुस्थल है जो आपको दिख रहा होगा कि ये उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका में, सॉरी, ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है और खास करके उत्तरी अमेरिका में यूएसए और मैक्सिको के आसपास क्षेत्र है। कौन सा? यूएसए और मैक्सिको के आसपास। यहाँ पे एक करंट फ्लो होती है, ये आपको दिख रही हो, जिसका नाम है कैलिफोर्निया की धारा। ये स्वभाव से ठंडी जलधारा होती है। आप देखेंगे जहाँ भी ठंडी जलधारा का प्रभाव होगा वो क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र वहाँ पे बनते हैं। दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पे देखेंगे आपको आटाकामा मरुस्थल दिख जाएगा। आटाकामा ये उत्तरी चिली में फैला हुआ है, ये चिली में है, उत्तरी चिली। और यहाँ पे आपकी पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बहती है और जिसकी वजह से ये तटीय मरुस्थल है। ये दोनों जो मरुस्थल आपको दिखाएं ये तटीय मरुस्थल के एग्जाम्पल हैं। अगर आप विश्व के सबसे बड़े गर्म मरुस्थल की बात करें तो आपको देखेंगे सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के पास एक जलधारा बहती है जिसका नाम है कनारी। ये भी स्वभाव से ठंडी जलधारा है। इस ठंडी जलधारा का प्रभाव भी इस मरुस्थल पे पड़ता है, यानी वहाँ पे वर्षा नहीं होती। उसके बाद अगर देखें तो ये जो सहारा है ये पूरी उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। ये कई देशों में है, इसकी हम चर्चा करें। आगे देखें, अगर देखें तो नामीब के पास एक जलधारा बहती है जिसका नाम है बेंगुला की जलधारा। ये भी स्वभाव से ठंडी जलधारा है और ये नामीबिया के क्षेत्र में फैला हुआ है नामीब मरुस्थल। यहाँ पे देखिए अगर हम तो आपको बात करेंगे कालाहारी। आपको ये लोकेशन कालाहारी दिख रहा होगा, आपको कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये कालाहारी है। कालाहारी ये आप देखेंगे कालाहारी जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का विकास हुआ है बोत्सवाना के क्षेत्र में। ये आप देखेंगे जो आपकी कैप्रिकॉर्न लाइन जाती है, कैंसर लाइन जाती है, उस लाइन को क्रॉस करते हुए निकलता है। फिर आपको अगर आप बात करें तो ईरान में आप देखेंगे, ईरान में ही पे आप देखेंगे दस्ते लूट नाम का एक मरुस्थल है। एक महत्वपूर्ण मरुस्थल आपको दक्षिणी अमेरिका में छूट रहा है जिसका नाम है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया एक अर्ध शुष्क मरुस्थल का एग्जाम्पल है। सहारा एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपको मिलेगा मंगोलिया और चीन वाले हिस्से में गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल आपको चीन और मंगोलिया वाले हिस्से में मिलेगा। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आए तो इन सभी चीज़ों को हम अपने पीपीटी के माध्यम से एक बार देख लेते हैं, जितनी टेक्स्ट चीज़ें हैं इस पर और डिटेल में भी हम चर्चा करेंगे। हमारा इस वीडियो का लक्ष्य था कि आप लोगों को थोड़ी सी मरुस्थल को लेकर समझ बना ली जाए, जिससे जब आपसे हम डिस्कस करें थार मरुस्थल के बारे में तो आपको ऐसा ना लगे कोई बहुत बड़ी बात डिस्कस की जा रही है। थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार रहेगा तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, यूज टू होंगी। तो देखिए थार मरुस्थल के बारे में जैसा कि हमने बताया, हमने जो चर्चा की थी अब तक हमारी चर्चा हुई थी कि ये मरुस्थल भूभाग जितनी पृथ्वी के हैं उन पृथ्वी के भूभागों में लगभग 1/3 भागों में मरुस्थलों से गिरा है, शुष्क और अर्धशुष्क दोनों मिलाकर। जो तापांतर होता है, यहाँ पे ताप में अंतर होता है, वो बहुत अधिक होता है। सहारा मरुस्थल जो है सबसे गर्म मरुस्थलों में सबसे बड़ा मरुस्थल है पूरे विश्व का, यानी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में सबसे बड़ा है विश्व का। आटाकामा सबसे शुष्कतम क्षेत्र है और विश्व का सबसे घना मरुस्थल जो है, जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, वो है आपका थार मरुस्थल। अगर देखें तो उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल होते हैं ये पश्चिमी भागों में क्यों पाए जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको हम दे देते हैं यहीं पे। इसको कभी मैप में हम डिस्कस करेंगे। 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यापारिक पवनों का अपतटीय क्षेत्र होता है। और तटीय और अपतटीय की चर्चा हम आपसे करेंगे, क्योंकि इसी प्रश्न की डिटेल में एनालिसिस हम अगले वीडियो में करेंगे। आगे फिर देखिए जो यहाँ पे होती हैं चक्रवाती दशाएँ बनती हैं, यानी चक्रवात ये जो वहाँ पे दाब होता है, प्रेशर, वो प्रेशर बहुत अधिक होता है और ये दशाएँ वर्षा के लिए अनुकूल नहीं होती। दूसरी चीज़ देखें, ये पृष्ठ छाया क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में मरुस्थल का विकास होता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने जितने मरुस्थल आपको दिखाए, मैक्सिमम जितने तटीय मरुस्थल थे वहाँ पे आपने ठंडी जलधाराएँ देखी होंगी और वही ठंडी जलधारा एग्जाम्पल है कि अगर कहीं ठंडी जलधारा फ्लो होती है तो वहाँ पे मरुस्थल का विकास होगा। इसके बाद अगर आपको अगली पीपीटी दिखाई जाए तो वो पीपीटी आपके लिए होगी, एक लिस्ट होगी मरुस्थलों की जो कहाँ पे अवस्थित है, इसे बताएगा। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं जिनके लिस्ट आपको बता दें कि इसमें आपको मिलेगा सिम्पसन, गिब्सन और विक्टोरिया।
ये मरुस्थल आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि सिम्पसन, गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, जबकि गोबी जो मरुस्थल है ये आपके मंगोलिया और चीन में अवस्थित है। कालाहारी को मैंने दिखाया था बोत्सवाना में अवस्थित था। सोनेरन और मोजाम्बिक सोनेरन और मोजाबे ये को हमने आपको बताया था कि यूएसए और मैक्सिको में है। इसके बगल से कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बहती है। नामी मरुस्थल को हमने दिखाया था, नामीबिया में है और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में एक जलधारा बहती है जिसका नाम है बेंगुला की जलधारा। ये भी स्वभाव से ठंडी है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में अवस्थित है, जिसकी जो हमारा टॉपिक है अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। अटाकामा मरुस्थल ये उत्तरी चिली में है। इसके पास से जो जलधारा बहती है वो पेरू या हम्बोल्ट है। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से उसे जाना जाता है। उसके बाद दफ्ते लूट ये ईरान का एक मरुस्थल है। पेंटागोनिया का हमने बताया कि पेंटागोनिया स्वभाव से एक अर्ध शुष्क मरुस्थल है और ये विश्व का सबसे अधिक शुष्कतम मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। सहारा मरुस्थल की हमने बात की, ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है और ये विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।